नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात उत्तराखंड की आज हम करने जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हालांकि चुनाव में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल वहां पर अभी से ही तैयार होना शुरू हो गया है। रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई हैं और इसी क्रम में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल का, जो वर्तमान में सरकार है, उसके कार्यकाल का ये आखिरी साल है और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों के कामकाज और उनकी विधानसभा में छवि को परखने का फैसला लिया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो विधायक हैं, उनकी क्या छवि रही है, इसको परखने का एक फैसला लिया गया है और इसके तहत मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जो 2027 की रणनीति की दिशा तय करेगा। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड में मंत्रियों के विकास कार्य, जनता से संवाद और विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को आधार बनाया जाएगा। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों को उनकी मौजूदा विधानसभा सीट के अलावा किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। यानी कि जहां से वो विधायक हैं, अगर उन्हें लड़ना होगा तो उसी सीट से लड़ना होगा। दूसरे सीट के लिए वो अपना चॉइस नहीं दे सकते हैं और विकल्प नहीं दे सकते हैं। ऐसे में हर मंत्री के लिए और विधायक जो हैं, उनको अपनी ही सीट पर पकड़ मजबूत बनानी होगी। इस फैसले पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि पार्टी नेतृत्व मंत्रियों और विधायकों के कार्यों की समीक्षा कर रहा है और सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जनता के बीच किए गए काम के आधार पर आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम को चुनावी जुमला करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में परफॉर्मेंस की बात करना बीजेपी की मजबूरी को दिखाता है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है और बीजेपी का कहना है कि हमेशा पार्टी जनता के लिए सोचती रही है और विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा भी जताया है। मंत्रियों के कामकाज से 27 का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पक्ष और विपक्ष से हमारे साथ प्रवक्ता भी होंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं, क्या है ये रिपोर्ट कार्ड और विपक्ष का क्या कहना है। सच्चाई है, दो राय की बात नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था, किंतु आगामी 2027 में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को देखते हुए कहां पर कौन विधायक कैसे कार्य कर रहा है, जनता से उसके कैसे ताल्लुक है, जनता की भावनाओं का आदर करता है नहीं करता है, या अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा है, तो इस तरह की सारी नज़र से देखा जाता है और एक पैनी नज़र के तहत एक सर्वे भी होता है और सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी निर्णय लेती है। भाजपा के अंदर कुछ बहुत गंभीर हलचल है। अब ये हलचल परिवर्तन तक लेकर के जाती है या क्या है, ये आगे दिखाई देगा। और मगर असंतोष इस समय जबरदस्त है, उसको पूरा नेतृत्व उनका ढकने का प्रयास कर रहा है, मगर गाये बगाए जो है वो चीज़ें ऊपर उठ करके आ रही हैं। अब एक इनके विधायक ने कल कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, तो ये बयान नार्को टेस्ट वाला बड़ा साधारण सा बयान है, लेकिन इसके जो निहितार्थ हैं वो बड़े गंभीर हैं। हम विकास के जो काम हैं उनको हम सार्वजनिक जनता के सामने रखते हैं और उन विकास कार्यों की बदौलत ही हम जनता के बीच जाते हैं। और इसीलिए एक बार नहीं, आप लगातार 2014, 17, 19, 22, 24 इतने लगातार उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, तो उन विकास कार्यों की बदौलत दिया। लेकिन कांग्रेस घबराहट में है, कांग्रेस परेशान है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। तो 27 का रिपोर्ट कार्ड, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, और ये एक तरह से अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और हर पार्टी अपने अपने विधायकों के काम का आकलन करती है कि उन्हें उनका क्या इमेज है, इंप्रेशन रहा है अपने क्षेत्र में, और उसी के आधार पर
टिकट का भी बंटवारा होता है और इस पर निर्णय पार्टियां लेती हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का ये है। लेकिन हरीश रावत जी जो कह रहे हैं कि क्या कुछ अंदर खाने इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ घबराहट हो गई है, क्योंकि तीसरी बार पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी डर होता है। क्या उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, हालांकि नगर निकाय के जो चुनाव हुए, मेयर्स के जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त तो जरूर रही, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों का पंचायत स्तर पर प्रभाव भी बढ़ा है। और ये जो प्रभाव बढ़ा है और दूसरी चीज की लोकसभा के चुनाव में वोट परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। सीटें सभी जीत गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 5% वोट भी कम हुआ है। तो आज इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभा बदुनी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता, और मनमोहन सिंह भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से ही इस चर्चा की शुरुआत। 2 बार सत्ता में तीसरी बार आने की तैयारी, 27 के लिए रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। एंटी इनकम्बेंसी का डर, भय है, जिसकी वजह से अब ये रणनीति अपनानी पड़ रही है रिपोर्ट कार्ड को लेकर। देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सब कुछ जो भी कार्य करती है वो सबकी राय से करती है। यहाँ सबकी राय शुमारी से ही काम होता है और उसी का मैं कहूंगी परिणाम है कि पिछले 2 कार्यकाल अगर हम देखें तो इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही राज्य में बनी थी। तो देखिए, मेरे को लगता है कि अगर हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि जो हमारे फर्दर मैं कहूंगी कि विधायक होंगे या उनका क्षेत्र में कार्य देखा जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी में ये देखा जाता है कि जो हमारे सिटिंग विधायक हैं उनका कार्य कितना हुआ है, जनता में कितने लोकप्रिय हैं, या जो हमने विकास की योजनाएं बनाई थी, चाहे वो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन्होंने उन योजनाओं को कितना धरातल पर उतारा है। तो जब वहां पर हमारे पर्यवेक्षक वहां पर जाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये कार्य हुआ है, तो उनको भी दोबारा से मैदान में उतारा जाएगा। डॉक्टर प्रतिमा जी, अब ये तो करीब करीब हर पार्टी करती है ना कि जब पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना है तो उसके बारे में जानकारी लेती है, वहां के उस इलाके से किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, अगर वो सिटिंग है तो, या कितने लोकप्रिय हैं। तो ये तो रणनीतियां हर पार्टी की होती है। इसमें अगर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, तो ऐसा भी समझना चाहिए क्या इससे? और माननीय हरीश रावत जी के बयान से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति है नहीं, क्योंकि हर जो है ग्रुप एक जो कहते हैं ना धड़े में बटे हुए हैं ये लोग। पर इसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद पांडे जी के साथ जो भी हुआ, और सुखवंत सिंह हत्याकांड में मैं कहूंगी आत्महत्या नहीं वो हत्या ही थी, उसमें उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी। उसके बाद 2 धड़े जो थे वो उनको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए जिस तरह से आतुर नजर आए, और आला कमान से दिल्ली से जब जो है डंडा चला तो शायद वो खामोश हुए। तो अभी मैं सुन रही थी भाजपा प्रवक्ता को, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो सारी चीजें जो है सबकी राय से होती है। तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि यही इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जिन्होंने भरी सभा में ये कहा था धामी जी को कि अगर संगठन के निर्णय लेने हो तो उससे पहले कम से कम वरिष्ठ नेताओं से आप जो है सलाह मशवरा तो कर ले। तो ये इनके यहाँ जो है स्थिति आज हो गई है। बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए अचानक से इस तरीके की बातें नहीं। आपने सही कहा कि बिल्कुल हर पार्टी सर्वे कराती है और ये सारी बातें होती है, लेकिन इनके यहाँ ये बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बड़ी सारी खबरें हैं। क्योंकि हम लोग भी देखिए राजनीति में दिन भर जो है बैठते हैं, हमें भी पता है कि खबरें बड़ी आ रही हैं कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो अपनी जो सीट है वो बदलने की फिराक में है। तो ये जो संदेशा आया है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई अगर आपने जो है 5 साल और उससे पहले आप लोग अपना आकलन कर रही हैं ना? नहीं बिल्कुल, हम तो देखिए एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, हम अपना आकलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं। आप समझिए अगर आप विधायकों में किसने कहाँ कैसा अपने डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है उसमें आपको कांग्रेस के विधायक नंबर 1 पे नजर आएंगे। जनता ने हमें विपक्ष के बीच में मत बोलिए, ये मछली बाजार नहीं है। मुझे लगता है वी आर नॉट आते प्रभा जी आपके पास आते हैं, जरा अपनी बात ये पूरी कर लें फिर आपके पास में आऊंगा। आराम से सुननी चाहिए। हाँ प्रतिमा जी अपनी बात पूरी बोलूंगी तो बोलने नहीं दूंगी फिर आपको। नहीं। तो जिस तरीके से देखिए, लेकिन
यहाँ पे हो रहा है हमने ये चुनाव जीता, हमने वो चुनाव जीता। अरे भाई, उस चुनाव जीतने का रोड मैप तो आपको इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, और ये बात हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक नहीं दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। आपको जनता नहीं जिता रही है, और ये जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष आपने हमारे यहाँ नगर पंचायत, उत्तराखंड में नगर पंचायत चुनाव हुए, उसमें देखा आप कैंडिडेट्स को चोरी करने का कार्य कर रहे हैं, बाहुबल के, धन बल के आपने गुंडागर्दी बना दी कि जो है बंदूकें हवा में उड़ा करके आप हमारे कैंडिडेट को उड़ा ले जा रहे हैं। टिहरी में क्या हुआ ये सबने देखा, नैनीताल में क्या हुआ ये सबने देखा। तो एक तरफ तो जनता आपको नहीं चुन रही है, आप धन बल बाहुबल के बल पे सरकार आ रहे हैं। दूसरी बात, SIR एक आपके हाथ में टूल है, वोट चोरी एक आपके हाथ में टूल है, चुनाव आयोग आपके हाथ की कठपुतली है, क्योंकि आपको याद है बिहार में ये सारी बातें जो आप कह रही हैं प्रतिभा जी, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। ये सारी बातें आप जो कह रही हैं उसे तो भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि अभी प्रभा जी से जवाब मैं लूंगा, लेकिन ये कहेगी कि आपको अपनी रणनीति या जनता के इंप्रेशन को देखते हुए आप लोगों को लग गया है, इसलिए ये सारी भूमिकाएं बनाने लगी हैं। नहीं, ये भूमिकाएं नहीं है, ये सच है। आज देश का सच यही है, आज देश का सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी धोखे से सत्ता में बैठी हुई है। चाहे मैं देश की बात करूं, चाहे मैं प्रदेश की बात करूं। ठीक है, प्रभा जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मनमोहन जी के पास जाएंगे जल्दी से। मैं इतना कहना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी को, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी कि जो आज कांग्रेस पार्टी, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, देखिए ये धरातल पर काम करने वाली पार्टी नहीं है। इनके पास संगठन के नाम पे 2 लोग भी नहीं है। देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए कितना समय हो गया। इनसे ये पूछिए आपकी कार्यकारिणी कहाँ है, क्या आपके पास 15 लोग भी नहीं है? आपके उपाध्यक्ष, महामंत्री जो एक कार्यकारिणी को सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। अब देखिए चुनाव का समय है, हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास गिनती के 15 लोग नहीं है, और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो धरातल पर उतर कर हमारा संगठन तैयार हो गया है, हम काम कर रहे हैं, इन लोगों को मिर्ची लग रही है। तो इनको ये समझना चाहिए कि अभी भी बात है जनता के बीच जाए, जनता से उनकी समस्याएं सुने, उसको धरातल पर लेकर आए। ठीक है, भरोसा जनता पर है और अपने कार्यकर्ताओं पर भी है, अपने जो सिटिंग MLAs हैं उन पर भी है। लेकिन अब आते हैं, आप दोनों लोगों के पास आते हैं, मनमोहन जी को भी शामिल करते हैं इस चर्चा में। 2 बार से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार के लिए पूरी कोशिश है, रणनीतियां बन रही हैं, और ये जो अब रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, ये इसको तो एक तरह से माना जाए कि हर पार्टियों की अपनी एक रूटीन होती है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उसमें दम है? भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? जो लोकसभा में 5% वोट कम हुए थे, स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हुए उसके जो नतीजे हैं, उस पूरे को लेकर क्या आपका आकलन है सर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आनंद विजय जी, दोनों पार्टियों का भी बैठे बैठे मैंने कुछ नाम मेरे दिमाग में आए, और अगर बीजेपी की बात करें, ये बहुत सामान्य प्रणाली बीजेपी के लिए, अगर मैं 4 नाम अगर आपके सामने बता दूं ना, भारी भरकम नाम, तो तस्वीर पहले ही साफ हो जाएगी कि बीजेपी पहले दिन से ही उस तैयारी में रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर हो रही होगी, परफॉर्मेंस का कुछ इश्यू हो रहा होगा, या कोई बेहतर परफॉर्म करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसे वो चुनाव में उतार देते हैं। ताजा उदाहरण बता रहा हूं आपको, 2025 में नगर निगम के चुनाव हुए, देहरादून और ऋषिकेश का जो मेयर सिटिंग थे, जीते हुए थे, भारी बहुमत से जीते थे, उन दोनों के टिकट बदले गए। हल्द्वानी के मेयर का टिकट बदला गया। अब अगर आप विधायकों की बात कर लें, तो टिहरी में धन सिंह नेगी का टिकट काटा गया था, डोईवाला में त्रिवेंद्र जी का टिकट काटा गया था, उन्हें लोकसभा में दिया गया। झबरेड़ा से देशराज कर्णवाल का टिकट काटा गया था। ये बहुत सामान्य बात है। कांग्रेस को भी देख ले, हरीश रावत 2017 में कहां से चुनाव लड़े थे, 2019 में कहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और 2022 में विधानसभा का चुनाव कहां से लड़े थे। हरीश रावत के साथ साथ उनके साथी रहे रणजीत रावत का टिकट कहां से हुआ था। ऋषिकेश से पहले राजपाल खरोला लड़ते थे, पिछली बार जो है वो जयेंद्र रमोला को उतारा गया था। तो ये कोई ऐसा अनोखा प्रयोग नहीं है कि कोई पार्टी पहली बार वो प्रयोग कर रही होगी या 1 साल पहले से प्रयोग कर रही है। 1 साल पहले ही प्रयोग शुरू होंगे, समीकरण आज ही से बनने शुरू होंगे, तैयारियां आज ही से शुरू करेंगे। और एक बात और, पिछले 1-2 महीने से बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। बीजेपी का एजेंडा क्लियर हो गया। जिन मुद्दों से कांग्रेस को बचना चाहिए उन मुद्दों से कांग्रेस बच भी रही है और अपनी तैयारियों में जुटी है। उन्होंने नया अध्यक्ष बनाया, वो अपनी एक नई
रणनीति के साथ मैदान में आएंगे। तो जो आपका विषय है आज की डिबेट का कि अभी से सर्वे हो रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक की जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव से 1 साल पहले इस तरीके की चीजें हो जाती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, चुनाव नजदीक आएगा, इस तरीके की चीजें आपको और हमारे को बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगे कि किस किस का टिकट कट रहा है और कौन कौन रेस में बाहर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमारी आंखों के सामने है। उनका नाम लेना ठीक नहीं है अभी। अगर आप ही नाम ले लेंगे तो बात अलग है, मेरा नाम लेना ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेस से आज ही बाहर हो चुके हैं। वो सिर्फ दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी रणनीति बना के रखी हुई है। ठीक है, इन दोनों लोगों के पास जाए। एक सवाल और आपसे मनमोहन जी कि अभी तक के जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद स्थानीय स्तर के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस के परफॉर्मेंस को आप देखते हुए क्या आपका आकलन 2027 के लिए कांग्रेस को आप देख पा रहे हैं, कितनी टक्कर देने की स्थिति में अभी है? देखिए आनंद जी, जब 2022 में कांग्रेस चुनाव हारी थी लगातार दूसरी बार, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो तराजू का एक पेंडल रहता था कि एक बार बीजेपी जीतेगी, एक बार कांग्रेस जीतेगी। तो वो मिथ तोड़ा। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया और तीसरी बार बीजेपी जो है वो जबरदस्त अंतर से जीती। और ठीक है, 2-4% ऊपर नीचे वोट हुए हैं। नगर निगम के चुनाव में बहुत बड़ा नंबर है, देहरादून में जो 1 लाख वोटों से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी जीत गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इस बात को कांग्रेस को समझना होगा कि इतना बड़ा अंतर कांग्रेस को राजधानी के भीतर मिल गया है कि बाकी जगह जो उसकी हार छोटी मोटी थी वहां पर वो पिछड़ गई। ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में जहां पर जो कैंडिडेट था उसका बड़ा विरोध था, स्थानीय विधायक का विरोध था, वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई, निर्दलीय दूसरे नंबर पर आया। ऐसे अगर थोड़ी और रिसर्च करेंगे तो ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहां पर कांग्रेस रेस में ही नहीं है। पिथौरागढ़ का उदाहरण है। पिथौरागढ़ में जो निर्दलीय चुनाव लड़े वो दूसरे नंबर पे रहे और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पे थे। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो है, स्ट्रेटेजी कांग्रेस को बदलनी है कि वो अपने समीकरण कैसे फिट करेंगे, क्योंकि रेस में 3 लोकसभा चुनाव हार गए, 2 स्थानीय निकाय चुनाव हार गए, 2 विधानसभा के चुनाव हार गए। तो हार अगर इस बार भी हो गई तो कांग्रेस के जो बचे खुचे कार्यकर्ता या 70 लोग जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, हो सकता है वो भी ना मिले। जी प्रतिमा जी, अब एक तो यह है कि एक मोरल थोड़ा डाउन होता ही है, चुनाव में हार होती है तो, क्योंकि लड़ने आदमी जब चुनाव में कोई पार्टी जाती है, उम्मीदवार जाता है तो वो लड़ने के लिए ही जाता है और कांग्रेस वहां पर एक सशक्त पार्टी है और उसको अगर हार का सामना करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा में कमी आती है, उस ऊर्जा को बहाल करना। दूसरी चीज गुटबाजी को, लेकिन जिस तरफ बात ये कह रहे हैं मनमोहन जी, पंचायत के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बदलाव देखा गया पारंपरिक पार्टी वोट में, तो ये भी एक चुनौती है कांग्रेस के सामने। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ऐसा नहीं है, जब हमें पता होता है और कार्यकर्ता को भी पता है और नेता को भी ये बात पता है कि जिस कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं और जिन जो है बिंदुओं पर हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी जो सोच है वो सही है, हमारी सोच जो है वो प्रदेश के विकास के लिए है, तो हमें हार जीत का डर नहीं होता। या तो 2 ही चीजें होती है, या तो हम जीतते हैं या हारते हैं, 2 के अलावा कुछ नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो हम जो है रण में जाना जो है भूल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनको किन मुद्दों को लेके जाते हैं आप बताइए। आप क्या कभी आपने देखा पिछले, आप यहाँ लोकसभा चुनाव जीतने की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव जीतने की बात हो रही है, आप विकास के मुद्दे को लेके पहुंचे? आपने नगर निगम चुनाव में देखा, उससे पहले आप किसी भी जो है आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, आपने जो है सड़कों की बात करी, आपने गड्ढों की बात करी? नहीं, आपने यूसीसी की बात करी, आपने मदरसों की बात करी, आपने मज़ारों की बात करी। ये इनके एजेंडे हैं। कांग्रेस पार्टी आप हम हारे या जीते, लेकिन हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है चुनाव में जाते हैं और आगे भी जाएंगे। हार जीत लगी रहती है और हार जीत से कोई भी किसी का मनोबल जो है नहीं टूटता। और अब तो सबके समक्ष है ये सच्चाई
कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता में जो बैठ रही है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं देहरादून की बात करना चाहती हूँ और ये रिपोर्ट को बहुत जल्दी जो है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सार्वजनिक भी किया था कि इसी देहरादून में 1,40,000 से भी ज्यादा फर्जी वोटर्स जो है रजिस्टर्ड थे। तो ये कहना कि और हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके वोट्स कटे हुए थे, हर बूथ से लोग परेशान थे। सोचिए जिस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री तक का वोट कटा हो उसके खुद के जो है बूथ से, और वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये कहना कि 1 लाख वोटों से हम हार गए, हमें सोचने की आवश्यकता है। तब बिल्कुल तो ये अच्छा है ना आपके लिए कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, अरे सुनिए तो आनंद विजय जी 10 सेकंड दीजिए। तो बिल्कुल हम हारे, लेकिन हमें हार को समझना है और उस पे जो है मंथन भी करना है। लेकिन 1 लाख वोटों से हम हारे, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आंकड़ा गलत है। क्योंकि 1,40,000 के करीब तो यहाँ पे फर्जी वोटर थे जिसके आंकड़े हमने सामने रखे। एसआईआर क्या है? आपने देखा बिहार में एसआईआर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में क्या हुआ। 6 जनवरी को पहला ड्राफ्ट आया, 2,95,00,000 वोटर्स जो है उनके नाम ही नहीं है एसआईआर लिस्ट में। और वो वोटर्स मेनली उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विपक्ष का विधायक है। तो ये आप अभी जनता को समझ नहीं आ रहा, और जनता बहुत जल्द ये समझेगी। आपने कल का एक प्रकरण देखा तो विकास नगर में हुआ, उसके बाद एक जो है दीपक नाम का जो लड़का है वो आज पूरा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि आज जो यूथ है ये भी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे हमें बांटने ठीक की है। कोशिश की। प्रभा जी, अपना प्रभा जी, अब एक सवाल ये है कि कांग्रेस और विकास के नाम दूसरे पे जो कुछ नहीं संगठन किया। है वो मजबूती बना रहे हैं, और आपका जो वोट बैंक है वो देखने को मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में 5% सीटें आपने तो 5 जीत ली, लेकिन वोट प्रतिशत घटा है 5% के आसपास। पंचायत के चुनाव में भी स्वतंत्र उम्मीदवारों का दबदबा रहा, नगर निकाय के चुनाव में आपका दबदबा रहा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी एक दबाव है। देखिए आनंद जी, मैं ये कहना चाहूंगी जब भी कोई चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके काम का आकलन जनता निश्चित तौर पर करती है। देखिए जो विपक्ष होता है उनके पास बहुत सारी चीजें कहने के लिए होती है कि हम सत्ता में आएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हमने पहली बार हम कहेंगे हमारा सरकार बनी, दूसरी बार हमारी सरकार बनी, जनता ने तब भी हम पर विश्वास किया, और तीसरी बार अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। किस आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? विकास के मुद्दे पर जाएंगे, विकास के मुद्दे पर, या जो हिंदुइज्म वाला जो मुद्दा सही बात है। देखिए जो भी सरकार है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, जो विकास होता है जनता को विकास ही पहली चीज होती है, क्योंकि जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो सड़क बिजली पानी की बात करें, तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो वो सारी सुविधाएं देने का हमारी सरकार ने काम किया है। चुनाव के घोषणा के पहले प्रभा जी आप देखती हैं इन सब चीजों पर बातें होती हैं, चर्चा होती है, सरकार अपना दावा करता है कि सरकार दावा करती है कि हमने ये किया, हमने विकास के काम, सड़कों को बनाया, बिजली का। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है एजेंडे बदलने लगते हैं। जिस एजेंडे की तरफ मनमोहन जी इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आपका एजेंडा 4 धाम में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, मंदिरों में प्रवेश पर रोक, इस तरह के, या फिर जो वो एक आया था हरीश रावत जी का मस्जिद के सामने का एक वायरल हुआ था वीडियो, AI वीडियो, तो इस तरह के एजेंडे आ जाते हैं। इन बातों पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। देखिए आनंद जी, ये जो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हमें पता है 2027 में हमारे राज्य में अर्धकुंभ है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए वो राज्य सरकार का हम निर्णय है कि ये देवभूमि है, तो हमारे वहां पे जो तीर्थ पुरोहित है, वहां का जो एक अपने नियम होते हैं, उनके अनुसार वो यात्रा होगी। उसमें सरकार का कोई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि सारी बैठक वहां पर होगी, गंगा सभा वहां पर है, जो भी वहां के मानक है उनके अनुसार ही ये सारी यात्राएं होंगी। दूसरी बात यह है कि जो विकास है, ये विकास हमारी पार्टी का प्रथम एजेंडा यही रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की हो। हमारे मोदी जी ने पहले ही कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें कहीं कोई हमने भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चेहरा कौन होगा उत्तराखंड में? बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि चेहरा, देखिए अगर ये हमारी सरकार, मैंने दोबारा यही कहा है कि जब चुनाव होंगे बिल्कुल इस पर भी मंथन किया जाएगा। मोदी जी के चेहरे पर या धामी जी के चेहरे पर? देखिए आनंद जी, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जब चुनाव होते हैं उस वक्त हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे जो राज्य का नेतृत्व है, वो उस पर विचार विमर्श करता है। और जिस प्रकार आज हमारा मुद्दा भी यही है कि कौन सीटिंग विधायक वहां पर चुनाव लड़ेंगे या मतलब दूसरे विधायकों को, तो देखिए वो सारी चीजें चुनाव के दौरान चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, विकास हमारा
ऐसा एजेंडा रहेगा जिससे हम जनता के बीच में जाएंगे। चेहरा आप लोगों ने डिसाइड किया है चेहरे का कि कौन चेहरा होगा? देखिए चेहरा कौन होगा और कौन नहीं, आपको सदैव पता है कांग्रेस पार्टी की शुरू से जो है हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद विधानमंडल दल का नेता कौन होगा ये विधायक और आला कमान तय करेगा। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। देखिए जिस विकास की बात भाजपा के चाहे प्रवक्ता हो नेता हो करते आ रहे हैं, वो विकास आज तक पता नहीं इनके अलावा किसी को दिख क्यों नहीं रहा। अगर वो विकास इतना दिखता तो चौखुटिया से 375 किलोमीटर नंगे पैर जो है लोग इसलिए देहरादून ना पहुंचते। आपने देखा कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, नर्सिंग स्टाफ से लेकर के बेरोजगार युवा हर दिन सड़कों पर है, आशा कार्यकर्ता हर दिन सड़कों पर है। पूरा सिर्फ मैं देहरादून की अगर बात करूं तो आप सड़क पे चल रहे हैं या गड्ढों पे चल रहे हैं आपको पता नहीं चलता। जिस स्मार्ट सिटी को 4 साल पहले घोषित कर दिया, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके जो स्मार्ट कर रहे हैं आज जो केवल मैं आपको बताना चाहूंगी विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है, जो हमारे राज्य की जनता है उनको सब ठीक है। कंक्लूडिंग रिमार्क मनमोहन जी से ये चर्चाएं हुई, अब जरा बताइए 2027 को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चेहरा प्रमुख होता है, आप अभी क्या कह सकने की स्थिति में है? देखिए आनंद, चेहरा जिसकी सरकार है उस सरकार का तो जो मुखिया है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका चेहरा आगे होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका चेहरा होगा। ये 2 चेहरे तो होंगे। अब ये कांग्रेस को डिपेंड करता है कि कांग्रेस अपना चेहरा कैसे बनाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट है, जो बात प्रतिमा जी ने कहा है वो बात लगभग सही है कि विधानमंडल दल की बैठक में नेतृत्व तय करता है कि भाई किसको जिम्मेदारी सौंपी जानी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर चेहरा डिसाइड नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है, और चेहरा दिक्कत कर दिया तो दिक्कत थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कांग्रेस इस थ्योरी के आसपास रहती है कि पहले चुनाव जीत लें उसके बाद तय करेंगे। और कांग्रेस में जिस तरीके के इस समय नेता हैं, एक नाम को आप आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा नाम टांग खींचने के लिए पहले से तैयार होगा। दूसरा नहीं बल्कि उनके साथ 6 लोग पहले से तैयार होंगे उसकी टांग खींचने के लिए। इसलिए कांग्रेस तो इसी थ्योरी पर आगे बढ़ेगी कि वो नाम कभी डिक्लेयर नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनका कौन होगा। बीजेपी का चेहरा बहुत स्पष्ट है, जो मुख्यमंत्री होता है और जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। स्थानीय कैंडिडेट जो होगा उसकी भूमिका बस इतनी होनी चाहिए कि उसके खिलाफ शहर भर में या गांव भर में या विधानसभा क्षेत्र में नकारात्मक माहौल नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी क्या उपलब्धि है वो मान के चलिए गौण है, बिल्कुल 0 है। जो भी उपलब्धि होगी वो 99% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताकर, और बची खुची उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपना नाम आगे करें, क्योंकि उन्हें मालूम है प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ना है अगर जीतना है तो। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। और इस पर चर्चा तो होती रहेगी क्योंकि माहौल अब चुनाव का होने लगा है उत्तराखंड में भी, और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्रभा वदुनी जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, मनमोहन सिंह भट्ट जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 27 के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।